हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, मैं फिजिक्स के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आ गया हूं जो क्लास 10th के लिए सबसे जरूरी है, जो कि है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या होता है, इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे कुछ एग्जाम्पल की मदद से। उसके बाद से हम देखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क के टाइप्स। उसके बाद से हम देखेंगे कि इसके यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट भी दो तरीके की होती हैं, एक एब्सोल्यूट यूनिट देखेंगे, उसके बाद से एक ग्रेविटेशनल यूनिट देखेंगे। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि इसके एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में यहां बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या होता है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि टॉर्क का मतलब होता है कि द मेजरमेंट ऑफ turning effect of force applied on a rigid body which is capable of rotating about a fixed axis known as pivoted या known as axis of rotation। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे अगर मैंने इस बॉडी को इस O पॉइंट पर फिक्स कर दिया है, इस O पॉइंट पर मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, और मैं फोर्स को अगर यहां पर लगाता हूं तो ये फोर्स F कितना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, कितना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उतने टर्निंग इफेक्ट को ही क्या कहते हैं, हम लोग टॉर्क बोलते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो देखिए अभी मैं और कुछ एग्जांपल लेके समझाऊंगा, थोड़ा सा डेफिनेशन को मैं बता दूं आपको। तो हम कहेंगे यहां पर कि इट इज the measurement of turning effect of force applied on a rigid body which is capable of rotating about a fixed axis, है ना, which is capable of rotating about a fixed axis known as axis of rotation। तो मैं इतना लिख देता हूं, आप इतने से समझ जाएंगे। ठीक ना, तो मैंने बताया कि टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए रिजिड बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है ना, क्या है ये फोर्स की मेजरमेंट है कि वो फोर्स कितना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है एक रिजिड बॉडी में जो एक फिक्स पॉइंट पर फिक्स्ड है और दूसरे एंड पर इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। बस में आ रहा है? इसको बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखिए एग्जांपल्स में आप सबसे पहले मान लीजिए कि ये देखिए, ये डोर है। ठीक है, ये मैंने एक दरवाजा बना दिया आपके लिए। ठीक है, अब ये डोर मान लेते हैं कि अपने हिंज से फिक्स होता है, इस किनारे से फिक्स कर दिया गया। ठीक है ना, इस किनारे पर ये डोर फिक्स होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं, डोर का हिंज, HINGE, हिंज, या इसको बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डोर के लिए क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, और इस पॉइंट पर हैंडल लगे होते हैं जिसके माध्यम से हम इसको पकड़ करके ओपन या क्लोज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इस पॉइंट ए पर फोर्स लगाते हैं तो डोर आसानी से खुल जाता है और आसानी से उसको बंद भी किया जा सकता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि क्यों हम फोर्स यहीं लगाते हैं, क्यों नहीं फोर्स को हम यहां लगाते हैं, क्यों नहीं जो फोर्स है उसको बी पॉइंट पर लगाते हैं, क्यों नहीं हम यहां से उसको ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, इसका रीजन ये है कि यदि हम फोर्स यहां लगाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा दरवाजे को थोड़े से एंगल पर टर्न करने के लिए। यानी डोर को थोड़ा सा अगर हम कुछ एंगल पर टर्न करना चाहते हैं तो अगर हम यहां फोर्स लगाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं पॉइंट ए पर तो हम बहुत आसानी से दरवाजे को खोल सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टर्निंग इफेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क, ये टॉर्क ना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी पर फोर्स लगाया है। मैंने कहा कि टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क ये कहता है कि आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा दूरी पर फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यानी टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है ना, पहली बात। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन मैं कहूं कि अगर पॉइंट ए पर ही मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, दरवाजा थोड़ा खुलेगा। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा देता हूं तो दरवाजा ज्यादा खुलेगा, मतलब ज्यादा एंगल से टर्न होगा। बात समझ आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में जो टॉर्क होता है वह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कितना लगाया है। दरवाजा यानी जो टॉर्क है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कितना लगाया है। यदि आप ए पॉइंट पर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा टर्न होगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम टर्न होगा। उसी तरीके से यहां पर भी हो जाएगा, बी पॉइंट पर भी। अगर बी पॉइंट पर भी बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो थोड़ा सा टर्न होगा, मतलब कुछ पार्ट, और अगर थोड़ा बहुत ही कम लगाओगे तो उसकी टर्निंग ना के बराबर होगी, नेग्लेजिबल होगी। ठीक है ना। इस तरह एक और एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये सी शॉ है, सी शॉ है, और अगर मैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ए पर अगर मैं यहां पर क्या करूं, अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो ये बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं एक दूसरा फोर्स यहां पर 2 न्यूटन का लगाता हूं उसके बावजूद भी। ऐसा क्यों? अगर मैं इस पॉइंट बी पर अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो ये 10 न्यूटन को बैलेंस कर लेगा जो फलक्रम के दूसरी साइड है। इसको क्या बोलते हैं भाई, फलक्रम, या इसको बोल सकते हैं हम लोग एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर किसी एक साइड, फलक्रम के एक साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं थोड़े कम दूरी पर, और दूसरी साइड थोड़ा ज्यादा दूरी पर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, तो ये 2 न्यूटन का फोर्स 10 न्यूटन को बैलेंस कर जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टॉर्क होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दूसरी चीजें कहां पर डिपेंड करता है, फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो आपने यहां दिखा कि ये डिस्टेंस क्या है, ये x अगर मान लूं, ये डिस्टेंस को अगर मैं y मान लूं तो x जो है वो लेस है y से, लेकिन जो a पॉइंट पर फोर्स है, फोर्स एट a, फोर्स एट a इज ग्रेटर देन फोर्स एट b। दिख रहा है? अब ये जितना कम है इसका और इसका प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। यानी इन दोनों का जो टॉर्क निकलेगा, जो टॉर्क निकल के आएगा वो टॉर्क, और इन दोनों के प्रोडक्ट से जो टॉर्क निकल के आएगा वो टॉर्क, ये दोनों टॉर्क क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। दोनों टॉर्क बराबर हो जाता है। टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। बात समझ आ रहा है? ये दोनों बराबर हो जाता है। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो ये हो गया। मैं इसको और बेहतर तरीके से थोड़ा समझाता हूं। आपको ये नहीं समझ में आता कि मैं ये क्या लिख रहा हूं उल्टा जे, मैं जरा इसको बता देता हूं। जो टॉर्क होता है उसको टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। it is represented by tau। इसको क्या बोलते हैं, TOU, टाउ, है ना। ऐसे उल्टा जे लिखते हैं, टाउ। ठीक है। और अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो जो टॉर्क को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। पहला फैक्टर है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बात में आ रहा है? दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्यों फैक्टर है? तो मैंने बताया तो कि आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे पॉइंट ए पर उतना ज्यादा एंगल से टर्न होगा, आप जितना कम फोर्स लगाओगे उतना कम एंगल से टर्न होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर डिपेंड करता है। दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दो फैक्टर पर टॉर्क डिपेंड करता है। यानी यही बातें हम लिख सकते हैं कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ आ रहा है ना। तो यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए यहां पर कांस्टेंट ऐड करेंगे और के की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग टॉर्क। बात समझ आ रहा है ना। इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग टॉर्क। ये टॉर्क निकालने का एक्सप्रेशन है।
ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, टॉर्क किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टॉर्क के कौन कौन से फैक्टर है जो टॉर्क को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वे किस तरीके से इसके ऊपर टॉर्क के जो टॉर्क होता है वो किस तरीके से अपने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके बाद से मैंने टॉर्क का एक्सप्रेशन बताया। ठीक है, अब इसके बाद से मैं आपको बताता हूं कि टॉर्क कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टॉर्क। हटा दो इसको, समझ आ रहा है ना। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं अब टाइप ऑफ टॉर्क के बारे में। देखो भाई, हमने जो टर्निंग लगाया, जो टर्निंग फोर्सेस लगाए या जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक ऐसा फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है और एक ऐसा फोर्स जो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता है। जैसे मैंने कहा कि इस बॉडी को मैंने ओ पॉइंट पर फिक्स कर दिया। ठीक है, और यहां पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। DIRECTION, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो यहां पर जो टर्निंग हो रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है क्योंकि फोर्स हमने ऐसा लगाया ही है। उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट पर मैंने इसको फिक्स कर दिया ओ पॉइंट पर, और इस कंडीशन में क्या करता हूं, अब फोर्स यहां लगाता हूं, ये परपेंडिकुलरली लगाया। ठीक है, जब मैं इसके परपेंडिकुलरली ये फोर्स लगाया तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, ये रोटेट कर जाएगा। तो आपने देखा कि टर्निंग दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो जाए, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट को जब एक एंड से फिक्स कर दे, दूसरी एंड पर जब फोर्स लगाए तो वो हो सकता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर जाए। दूसरा हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर जाए। और इसी के बेसिस पर टॉर्क को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला बोलते हैं हम क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये दो तरीके के होते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि एक ऐसा मोमेंट ऑफ फोर्स जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो उसको हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, और एक ऐसा फोर्स जिसके वजह से जो टर्निंग हो वो क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में हो तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। बस में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं यहां बात करूं तो मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर दूरी मैं D1 मान लेता हूं, ठीक है, ये फोर्स को F1 मान लेता हूं। उसी तरीके से यहां से दूरी को D2 मान लेता हूं और इस फोर्स को F2 मान लेता हूं। तो क्लॉकवाइज के केस में जो मोमेंट ऑफ फोर्स निकल के आएगा, जो मोमेंट ऑफ फोर्स, ध्यान रहे मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क ही मैं बोल रहा हूं, मैं टॉर्क ही बोल रहा हूं। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो वो हो जाएगा फोर्स इंटू, क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स यहां पर क्या है, F1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, D1 है, तो इसको लिख देंगे F1 D1। इससे हमारा टॉर्क τ1 निकल जाएगा। बात समझ आ रहा है। उस तरीके से अगर क्लॉकवाइज के केस में करें तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसको τ2 से बोल देता हूं, और इसके भी हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहां पर अगर मैं देखूं तो फोर्स क्या है F2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है D2, तो ये हो जाएगा F2 D2, ठीक है ना, इंटू लगा करके। तो ये हो गया, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को समझा जा सकता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क के कुछ यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ इनके यूनिट्स होती हैं, क्योंकि भाई हमने एक्सप्रेशन बनाया है तो इसका मतलब कि हम कैलकुलेशन करेंगे, और अगर कैलकुलेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ हमारे पास यूनिट होनी चाहिए। तो वो हो जाएगा हमारे पास यूनिट ऑफ टॉर्क, यूनिट ऑफ टॉर्क। तो यूनिट ऑफ टॉर्क के लिए मैं इसके एक्सप्रेशन को सबसे पहले देखता हूं। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है ना, हम यहां पर एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। यानी जो टॉर्क का एसआई यूनिट आ जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अच्छा, एक बात ध्यान रहे, मैं यहां पर जो यूनिट बता रहा हूं इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट,
कंफ्यूज नहीं होने का है ना। एब्सोल्यूट यूनिट टॉर्क का बता रहा हूं एसआई सिस्टम में, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। उसी तरीके से मैं अगर सीजीएस सिस्टम में बताऊं, इसको सीजीएस सिस्टम में बताऊं, ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी सीजीएस का मतलब वही हो जाएगा। तो यहां पर टॉर्क का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो भी फिर से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये फोर्स का सीजीएस फॉर्म, यानी सीजीएस फॉर्म में फोर्स का ऐसा सीजीएस सिस्टम में क्या होता है यूनिट, वो होता है हमारे पास डाइन। क्या होता है, डाइन, हाँ वो डाइन नहीं है ना, देखिए डाइन इंटू इसका क्या हो जाता है सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। ठीक, समझ आया। टॉर्क का सीजीएस सिस्टम यानी एब्सोल्यूट यूनिट में सीजीएस सिस्टम में क्या आ जाएगा, डाइन सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप इन दोनों के बीच का रिलेशन बताइए, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, देखिए ठीक है ना। इससे जो जो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं मैं बता देता हूं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, आप क्या बोलोगे न्यूटन मीटर। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क, क्या हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। अब आपसे दूसरी चीज जो पूछी जा सकती है यहां पर, वो ये पूछा जाएगा कि what is the relation between the SI and CGS unit of torque, CGS unit of torque। बात समझ में आया। क्वेश्चन क्या रहेगा कि रिलेशन क्या है एसआई और सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क में, रिलेशन क्या है इन दोनों में। तो रिलेशन मैं यहां बताता हूं। इसके लिए आप इससे पहले पढ़े होंगे रिलेशन बिटवीन, है ना, आप इससे पहले पढ़े होंगे रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट, है ना, यूनिट ऑफ फोर्स। क्या पढ़े होंगे, एसआई और सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स के बीच का रिलेशन क्या था, तो ये था कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। समझ आया ना, ये चीज है। ठीक, तो अगर नहीं समझ में आता है कैसे आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको इसको बता दूंगा, लेकिन ये आसान है। ठीक है, आप पढ़े होंगे मैक्सिमम लोग। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, ये रिलेशन पढ़ चुके हैं। और अब हमें जो रिलेशन यहां एस्टैब्लिश करना है वो है एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क एंड सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम 1 न्यूटन मीटर को उठाएंगे जो कि एसआई सिस्टम में एसआई यूनिट है, और इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके लाएंगे डाइन और सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखिए यहां पर 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर हुआ। बस में आ रहा है। अच्छा, अब देखिए 1 न्यूटन को मैं देखूं तो कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। और अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को मिला दूं तो कितना हो जाएगा 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। बस में आ रहा है ना, ये हो जाएगा। तो 1 न्यूटन मीटर यानी एसआई और सीजीएस यूनिट में रिलेशन यही आ गया कि 1 न्यूटन मीटर जो होगा वो 10⁷ डाइन सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बस में आ रहा ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एसआई एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क, आप क्या बताओगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको रिवर्स कर दो, 1 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -7 न्यूटन मीटर। ये भी रिलेशन है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें सेम है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन द एसआई एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क। अब इसके बाद से हमने आपको एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है। ठीक है, या ग्रेविटेशनल के फॉर्म में मैं टॉर्क का यूनिट बताता हूं। ठीक है ना, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ये पहला था और ये दूसरा। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो ग्रेविटी के टर्म में इसको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ टॉर्क नहीं, फोर्स नहीं, टॉर्क। हम क्या बताने वाले यहां पर, टॉर्क। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, तब जाकर के हम टॉर्क को आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज ग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं जीएफ।
ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, जीएफ, ग्राम फोर्स। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अब इसके बाद से सुनिए, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वही मीटर, एसआई सिस्टम में मीटर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट पता करना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा, है ना, इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम ग्रेविटेशनल यूनिट क्या हो जाएगा, GRAVI, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क का होता है ना, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है, ग्राम फोर्स, सॉरी यहां पर रहेगा, अगर एसआई की बात करता हूं तो केजीएफ, है ना, केजीएफ क्या होता है, केजीएफ होता है ग्रेविटेशनल यूनिट, एसआई सिस्टम में केजीएफ होता है और डिस्टेंस का मीटर हो जाता है ग्रेविटेशनल। तो मैं यहां लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, केजीएफ इंटू मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, केजीएफ मीटर। यानी टॉर्क का एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल जो यूनिट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, केजीएफ मीटर, ठीक है, टॉर्क का। इसी तरीके से मैं अगर इसके लिए बता दूं, सीजीएस सिस्टम के लिए बता दूं, सीजीएस सिस्टम में बता दूं तो वहां पर क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू फिर से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स का जो सीजीएस ग्रेविटेशनल यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में वो होता है हमारे पास ग्राम फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम फोर्स इंटू इसका क्या होता है, सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। बस में आ रहा है ना, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ये हो गया ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ टॉर्क। एक होता है एसआई सिस्टम में केजीएफ मीटर हो जाएगा और सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो आसान है, ठीक है ना। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। मैं थोड़ा सा आपको इनके बीच का रिलेशन बताता हूं, मतलब इनके बीच का इन सेंस ना कि इसके और एसआई सिस्टम के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट के बीच में रिलेशन क्या है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि देखो 1 kgf जो होता है ना वो होता है 9.8, है ना, जो 1 kgf होगा वो कितना होगा, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जगह पर जरा वैल्यू रखूं मैं, है ना, तो kgf में क्या रखूंगा, 9.8 न्यूटन रखूंगा, और मीटर की जगह पर भाई मीटर ही रहेगा, 1 मीटर ही, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9.8 न्यूटन मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि 1 kgf मीटर जो होगा वो कितना हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, 1 kgf जो मीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन मीटर के बराबर हो जाएगा। बात में आ रहा ना। तो ये पूछा जाएगा कि 1 kgf कितना होता है, तो आप बताओगे 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, और अगर पूछा जाए 1 kgf मीटर कितना होगा तो 9.8 न्यूटन मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से सीजीएस सिस्टम को भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखो 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, यही है ना, 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो आप इसके पहले इसके लिए सबसे पहले ये समझो कि 1 ग्राम फोर्स क्या होता है। 1 ग्राम फोर्स जो होता है वो होता है 980 डाइन के बराबर। क्या होता है, 980 डाइन के बराबर। तो यहाँ पे 1 ग्राम फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ग्राम फोर्स की जगह पर डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 980 डाइन हो जाएगा, और सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 980 डाइन सेंटीमीटर। 1 ग्राम फोर्स मीटर सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 980 डाइन सेंटीमीटर। तो ये जो रिलेशन है ना स्टूडेंट्स, एक्चुअली कैसे रिलेशन है, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट के बीच का रिलेशन है टॉर्क के लिए। समझ आ रहा है ना। तो ये चीज अगर पूछी जाए तो आप ऐसे बता देना, ठीक है। नहीं तो अगर सिंपली आपसे पूछा जाए कि एसआई यूनिट क्या है टॉर्क का, तो आप बताओगे न्यूटन मीटर, और सीजीएस यूनिट आपके पास क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर। उस तरीके से ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें तो एसआई सिस्टम में हो जाएगा केजीएफ मीटर, और सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा हमारे पास ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, जीएफ सेंटीमीटर। समझ आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको टॉर्क में समझना था कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क कितने प्रकार के होते हैं, उनकी एसआई यूनिट क्या होती है, उनके एसआई यूनिट के बीच में रिलेशन क्या होता है ना, उनके यूनिट्स क्या होते हैं और यूनिट के बीच के रिलेशंस क्या होते हैं। अब इसके बाद से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि कपल क्या होता है। पास में आ रहा है कि कपल क्या होता है, मैं आपको ये समझाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम आपको बताएंगे कि कपल क्या होता है, ठीक है।